हे गाइस, दिस इज सरिता। वेलकम टू आवर चैनल बायोब्लिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ख़त्म किया था। लास्ट का एक डिसऑर्डर वाला पार्ट रह गया था। सो मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर 2-3 वीडियोस के बाद वो अपलोड कर दूंगी। अभी हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशंस। इसमें हम लोग हार्ट और ब्लड से रिलेटेड सारी बातें और सारी डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। सो अगर मैं नॉर्मल एक इंट्रो वाली बात करूँ तो हमको मालूम है जो भी अपनी बॉडी में लिविंग सेल्स होते हैं उनमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो भी नेसेसरी नहीं है या फिर जो भी पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस है उसका रिमूवल भी उतना ही ज़रूरी है ऑल लिविंग सेल्स में, राइट। तो ये मैकेनिज्म ये फुलफिल करने के लिए, ये नीड को फुलफिल करने के लिए हम उसका इंट्रो देखें तो वी ऑल नो दैट हमारे बॉडी में जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो भी हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंस है उसका भी रिमूवल, दैट इज़ उसका निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में इसका मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, स्पॉन्जेस एक एनिमल है, तो अगर हम उसकी बात करें तो उनमें कैसा होता है, वाटर सर्कुलेशन होता है और वाटर सर्कुलेशन से उनका ये नीड फुलफिल होता है। बट जो मेजर कॉमन यूज्ड फ्लूइड है वो है ब्लड, जो हम में, ह्यूमंस में और अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स में यूज होता है, राइट। इसके अलावा एक बॉडी फ्लूइड है दैट इज लिम्फ। ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस में काम आता है। तो हम लोग ने कितने बॉडी फ्लूइड्स देखे अभी तक? हम लोग ने बॉडी फ्लूइड्स जो देखे उसमें 3 बॉडी फ्लूइड्स देखे हम लोग ने। वाटर, ब्लड एंड लिम्फ। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में ब्लड और लिम्फ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो पहले हम लोग ब्लड देखते हैं। ओके, तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं ये नोट्स बना दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि 3 चीजों से बना है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, क्या है ये? एक कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो कि 3 चीजों से बना है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, अगर मैं ये फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है, ब्लड के अंदर जो थोड़ा बहुत फ्लूइड होता है उसको फ्लूइड मैट्रिक्स बोला जाता है। तो हम लोग उसके बारे में कुछ डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हमको मेन प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ये प्लाज्मा जो है वो होता है 55%, ब्लड का 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। सो हम लोग पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे एंड देन हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे, राइट। तो अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो है एक स्ट्रॉ कलर का होता है। प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। ओके, इसका 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में जो 90 to 92% है वो क्या होता है? वाटर होता है, पूरा वाटर से बना हुआ है। बाद में 6 to 8% प्रोटीन्स है। ओके, 6 to 8% प्रोटीन्स एंड कुछ मिनरल्स हैं थोड़े बहुत। ओके, तो अगर मैं मेजर प्रोटीन्स की बात करूं, मतलब 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं इसमें, वो कौन कौन से हैं? फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। अच्छा, एल्ब्यूमिन। अभी ये तीनों का काम क्या है हम लोग देखते हैं। फिब्रिनोजेन क्लॉटिंग में काम आता है, क्लॉटिंग। एल्ब्यूमिन डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। मैकेनिज्म में काम आता है एंड ये ऑस्मोटिक बैलेंस में काम आता है। लेट्स सी इन डिटेल। देखो, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया कि ब्लड जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड, और उसमें 3 चीज होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स दैट इज जो थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड होता है वो,
प्लाज्मा कितना 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ओके, सो हमको ये दोनों को डिटेल में पढ़ना है। प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। इसमें 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है एंड कुछ मिनरल्स होता है। मिनरल्स जैसे कि कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, सोडियम हो गया, देन क्लोरीन हो गया, देन कैल्शियम हो गया, देन बाइकार्बोनेट हो गया, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोटीन्स वाला पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछते हैं कि फिब्रिनोजन का यूज, फिब्रिनोजन किसमें इन्वॉल्व है, क्लॉटिंग में। क्लॉटिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा, जब आप लोग गिरते हो देन ब्लड फ्लो होता है, बट वो कंटिन्यूसली 2-3 दिन तक फ्लो नहीं होता, कुछ देर बाद वो स्टॉप हो जाता है, उस पर ब्राउन कलर का स्कम जैसा कुछ तो आता है, राइट। तो उसी को बोलते हैं क्लॉटिंग। क्लॉट होने की वजह से आपका ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जा रहा है, नहीं तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा, राइट। तो ये हो गया फिब्रिनोजन, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या, अगर आपके बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आ गए हैं, कुछ कचरा आपकी बॉडी में आ गया है, तो ये एंटीबॉडीज वगैरह जनरेट करता है ताकि वो आपकी बॉडी को डिफेंस कर सके वो फॉरेन पार्टिकल से, राइट। और एल्ब्यूमिन की बात करें तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है अपने को, राइट। सो ये हो गया प्लाज्मा के बारे में। इसके अलावा अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा में हाँ ये होता है, जो जितने भी, इतना ये याद रखना, नोट डाल के लिख लेना ये, कि प्लाज्मा में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड, एक्चुअली ब्लड में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स इन ब्लड आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ये याद रखना कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ सर्टेन मटेरियल्स होते हैं जो आपके उन पे एक्ट करते हैं तो वो एक्टिव होते हैं, बट ऑलरेडी वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और दूसरा, ये प्लाज्मा में से जो ये क्लॉटिंग फैक्टर है, अगर मैंने, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि अगर मैंने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया तो बचा हुआ चीज को हम क्या बोलेंगे, सीरम। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट नोट है ये, और एक और ये क्या, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम, SERUM, सीरम। ओके, सो इतना क्लियर हुआ। ब्लड में हम लोग ने प्लाज्मा को कवर कर लिया है। प्लाज्मा इतना ही है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में 3 मेजर प्रोटीन होता है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ग्लोब्यूलिन इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, इसके अलावा अगर मैंने प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया या निकाल दिया तो उस बचा हुआ चीज को हम लोग सीरम बोलते हैं। एंड क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी ब्लड में जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इतना आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, फिर मैं रफ करती हूँ एंड देन फॉर्म्ड एलिमेंट्स चालू करेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो 3 होते हैं, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाती हूँ तो आप लोगों को वो बाद में रेफर करने के लिए बहुत इजी होगा। यहाँ पे आरबीसी का बनाती हूँ, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी एंड देन प्लेटलेट्स। ओके, और उनका और भी नाम है वो भी वहाँ पे लिखती हूँ, आरबीसी, WBC and platelets. Okay, RBC, WBC and platelets. हम लोग ने प्लाज्मा क्लियर कर लिया था। अभी हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता कितना है, हम लोग ने देखा था 45% ऑफ ब्लड जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले मैं आरबीसी अच्छे से पढ़ा देती हूँ।
फिर WBC एंड देन प्लेटलेट्स। ओके, तो अगर हम लोग RBC देखें तो पहले RBC जो है वो रेड कलर का होता है, ये हम लोग यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, RBC रेड कलर का होता है और ये सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबेंडेंट, ब्लड में सबसे ज़्यादा RBC होता है और इसकी वजह से अपना ब्लड कैसा दिखता है, रेड कलर का दिखता है। ओके, सो मोस्ट अबेंडेंट होता है। दूसरा, ये इन्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, इन्यूक्लिएटेड होता है। अगर मैं एक हेल्दी पर्सन की बात करूँ, एक हेल्दी पर्सन मतलब जो जिसको कोई इसका बीमारी नहीं है, तो फिर उसके बॉडी में मिनिमम 5 to 5.5 मिलियन RBC होना चाहिए, मिलियन RBC पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, पर mm³ ऑफ ब्लड। तो मैंने क्या बताया, RBC जो है वो मोस्ट अबेंडेंट होता है, मतलब WBC, प्लेटलेट्स और RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से सबसे ज़्यादा RBC होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में ये 5 to 5.5 मिलियन होना चाहिए। ओके, पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, फिर हम लोग ने देखा कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया था आप लोगों को। हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ओके, मैं वो नहीं लिख रही हूँ, बट हीमोग्लोबिन होता है उसमें। ओके, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। ओके, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम लोग RBC का लाइफ स्पैन देखें, पहले तो हीमोग्लोबिन, अब मैं अगर हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो हीमोग्लोबिन एक हेल्दी पर्सन में कितना होना चाहिए, 16 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब 100 ml ऑफ ब्लड मैंने लिया, मेरे बॉडी का मैंने 100 ml ऑफ ब्लड लिया, तो उसमें मिनिमम 16 to 17 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होना चाहिए, मतलब तो ही मैं हेल्दी हूँ। ओके, सो ये हो गया। अच्छा, हीमोग्लोबिन का और क्या काम है, मैं ये भी लिखती हूँ। हीमोग्लोबिन मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करवाता है, राइट, रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो इसमें ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ओके, अगर मैं RBC के लाइफ स्पैन की बात करूं, RBC के लाइफ स्पैन की बात करूं तो कितना होता है, RBC का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना ही भूल गई, यहाँ पे RBC को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, राइट। वैसे ही WBC को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ओके, तो RBC में मैंने क्या बताया, पहला तो सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, बट हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और वो कितना होना, हीमोग्लोबिन होता क्या है, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एक हेल्दी पर्सन में 16 to 18 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। ओके, और 120 डेज के बाद ये कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, कहाँ पे, स्प्लीन में। लाइफ स्पैन 120 डेज, आफ्टर विच इट डिस्ट्रॉयज इन स्प्लीन। स्प्लीन एक ऑर्गन है अपने बॉडी का, और उसी को, स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड मतलब जहाँ पे हम लोग ये लाश को गाड़ते हैं ना, तो उसकी वजह से हम लोग उसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। तो इतना था RBC का। तो RBC के बारे में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि RBC जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स में से सबसे ज़्यादा RBC होता है, इसलिए अपना ब्लड रेड कलर का होता है। न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, 5 to 5.5 मिलियन ऑफ RBC पर mm³ ऑफ ब्लड में होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसका हेल्दी पर्सन में अमाउंट कितना होना चाहिए, 16 to 18 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में भी हेल्प करता है। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। इसके बाद वो जाके स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। ओके, अगर मैं WBC की बात करूँ तो पहले तो WBC जो है वो
कलरलेस होता है। जैसे ये रेड कलर था, ये कलरलेस होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, आरबीसी में एब्सेंट था, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, लैक्स हीमोग्लोबिन, लैक्स हीमोग्लोबिन। ओके, साथ में अगर हम लोग इसका अमाउंट देखें तो अमाउंट भी कम होता है। इसमें कितना है 5 to 5.5 मिलियंस में है, बट इसमें थाउजेंड्स में होता है, 6000 to 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड। ओके, इसका लाइफ स्पैन भी कम होता है। कितना होता है लाइफ स्पैन इसका? लाइफ स्पैन 3 to 4 डेज का होता है, सिर्फ 3 to 4 डेज का। यहाँ पे कितना था 120 डेज का था, यहाँ पे 3 to 4 डेज का होता है। अच्छा, अब अगर मैं WBC की बात करूँ तो WBC जो है वो इसको मैं दो पार्ट्स में, दो टाइप के होते हैं ये, इनमें मतलब और दो डिवीजन होता है। कौन कौन सा? एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ओके, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में भी 3 डिवीजन होता है एंड अग्रैन्युलोसाइट्स में 2 डिवीजन होता है। और ये प्लेटलेट्स मुझे लगता है मुझे बाद में पढ़ाना पड़ेगा, मीन्स इसके बाद पढ़ाऊंगी मैं। इधर मैं WBC को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सो ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 क्या क्या होता है? एक होता है बेसोफिल, एक होता है इओसिनोफिल्स, सिनोफिल्स, और एक होता है न्यूट्रोफिल्स, ओके। अग्रैन्युलोसाइट्स की बात करें तो इसमें दो टाइप होता है। एक होता है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, एंड एक होता है लिम्फोसाइट्स। सब क्लियरली विजिबल है ना? अगर हम लोग अब इसका परसेंटेज देखेंगे तो सबसे कम बेसोफिल होता है, ये कितना होता है 0.5 से 1% होता है। इओसिनोफिल 2 to 3% होता है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होता है पूरे WBC में, ये सब में से सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है। कितना होता है 60 to 65% होता है। मोनोसाइट्स 6 to 8% होता है। ये सब काउंटिंग याद रखना पड़ेगा, हाँ। तो ये कितना होता है 6 to 8% होता है। और लिम्फोसाइट्स जो है वो 20 to 25% होता है। ये हो गया इनका परसेंटेज। मतलब मैंने WBC को जो है वो 2 टाइप में डिवाइड किया है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में और 3 टाइप है, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स का परसेंटेज कितना होता है 0.5 से 1%। इओसिनोफिल्स जो है 2 to 3% होता है एंड न्यूट्रोफिल 60 to 65% होता है। मोनोसाइट जो है वो 6 to 8% होता है और लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होता है। अब इनका परसेंटेज देख लिया हम लोग ने। अब हम लोग इनका एक एक का यूजेस, काम देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन करता है। ओके, बेसोफिल की अगर मैं बात करूँ, बेसोफिल जो है वो 3 सिक्रीशन देता है, 3 सिक्रीशन देता है। बेसोफिल की बात करूँ तो बेसोफिल पहले देख लेते क्या करता है। बेसोफिल 3 सिक्रीशन देता है। ये क्या है? सिक्रीशंस, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सिक्रीशंस। ओके, ये 3 चीज सिक्रीट करता है। क्या क्या सिक्रीट करता है? पहला है सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन। ओके, सेरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामाइन, ये बेसोफिल हो गया। अब हम लोग अगर इओसिनोफिल का देखेंगे तो इओसिनोफिल क्या करता है? इओसिनोफिल जो है वो इन्फेक्शन होने से बचाता है अपने को, जो अपने एलर्जीज होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस के साथ एसोसिएटेड होता है। तो क्या हो गया? एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक, अपने बॉडी में जो भी एलर्जी वाले रिएक्शंस होते हैं उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। एंड रेजिस्ट इन्फेक्शन, अपने को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन। ओके, ये हो गया इओसिनोफिल। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, एक मिनट, एलर्जिक रिएक्शन और इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, और ये जो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट है, ये दोनों भी कैसे होते हैं? सिर्फ ये दोनों ही कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं? फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, फैगोसिटिक
फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक नेचर मतलब क्या? फैगोसाइटिक मतलब मैं लिख नहीं रही हूँ बट समझ जाना, याद रखना। फैगोसाइटिक मतलब क्या? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी में एंटर करेंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे, फैगोसिटिक नेचर। ओके, फैगोसिटिक नेचर मतलब क्या? जो भी फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंस अपने बॉडी में एंटर करेंगे उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। कौन? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट की बात करूँ तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स लिख देती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट में वो पढ़ा सकूँ। ओके, लिम्फोसाइट्स की बात करूँ अगर मैं, एक मिनट, लिम्फोसाइट्स जो है वो दो फॉर्म में होते हैं। एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स और एक होते हैं बी लिम्फोसाइट्स, और ये दोनों भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, क्या? इम्यून रेस्पॉन्स के लिए, इम्यून रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, सो मैंने क्या बताया, इनके यूजेस में वापस बताती हूँ आपको। बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। करता क्या है? 3 सिक्रीशन देता है अपने को, सेरोटोनिन, हेपारिन और हिस्टामाइन। ओके, 3 सिक्रीशन ऐसे लिखे हैं, आपको याद रहेगा, सेरोटोनिन, हेपारिन और हिस्टामाइन। इओसिनोफिल 2 to 3% होता है। क्या करता है? एलर्जिक रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है और इन्फेक्शन से बचाता है। ओके, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। फैगोसिटिक नेचर मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल्स अपने बॉडी में आएंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होता है। दो फॉर्म में होता है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, और ये दोनों भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर इम्यून रेस्पॉन्स। ओके, सो इतना समझ गया तो लास्ट आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। अब अपना एक छोटा सा प्लेटलेट्स वाला टॉपिक बाकी है, फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके, सो आप लोग फुल बोर्ड का ये स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये एक चार्ट रहेगा, आपको लर्न हो जाएगा। एनसीईआरटी पूरा इसमें क्लियर है। ओके, ओके, यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हो, प्लेटलेट्स ऐसा दिखता है बिकॉज वो फ्रेगमेंट टाइप होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंट से बनता है। और ये बेसोफिल, यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा ना बेसोफिल, वो ऐसा दिखता है, ब्लूइश कलर का। ओके, सो फॉर्म एलिमेंट्स में लिम्फोसाइट्स चालू करते हैं। ओके, सो लास्ट क्या बचा था? डब्ल्यूबीसी। पहले तो मैंने क्या बताया कि हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो देख रहे थे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, राइट। इसमें 3 एलिमेंट्स थे। क्या क्या थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग ने क्या बोला था? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा था हम लोग ने? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहा था हम लोग ने? थ्रोम्बोसाइट्स। राइट। इसमें हम लोगों का आरबीसी हो गया है, डब्ल्यूबीसी हो गया है, लास्ट प्लेटलेट्स अभी चालू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं। ओके, प्लेटलेट्स के बारे में पहले हम लोग ये देखते हैं। प्लेटलेट्स एक स्पेशल सेल से आता है, बनता है स्पेशल सेल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जाता है। उसका नाम है मेगा कार्योसाइट्स। क्या? मेगा कैरियोसाइट्स। ओके, ये एक बड़ा सा सेल टाइप होता है। इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, जैसे ये सेल है ना अगर, तो इसका फ्रेगमेंटेशन होगा और इसके हर एक फ्रेगमेंट से प्लेटलेट्स बनता है। ओके, मतलब ये स्पेशल सेल क्या है? मेगा कार्योसाइट्स। और इसकी जो फ्रेगमेंटेशन हुआ है, ये फ्रेगमेंटेशन से अपने प्लेटलेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे? प्लेटलेट्स। ओके, और ये मेगा कार्योसाइट सेल आता कहाँ से है? बोन मैरो से आता है। कहाँ से? बोन मैरो से। ओके, ये हो गया। अब इसकी काउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक हेल्दी पर्सन में कितना होना चाहिए? ये 1,50,000 से लेके 3,50,000 के रेंज में ये होना चाहिए एक हेल्दी पर्सन के बॉडी में। कितना? mm/क्यूब पर
ऑफ ब्लड। ओके, ये हो गया। अच्छा, इतना समझा आपको। प्लेटलेट जो है वो एक स्पेशल सेल से बनता है जिसको हम मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। सो हम लोग ने क्या देखा कि एक स्पेशल सेल से बनता है जिसको हम लोग मेगा कार्योसाइट्स बोलते हैं, और ये बोन मैरो में से आता है ये सेल। ठीक है, इसका काउंटिंग कितना देखा एक हेल्दी पर्सन में 1,50,000 से लेके 3,50,000 तक होना चाहिए। अच्छा, अभी और क्या इसके बारे में और क्या देखेंगे हम लोग? इसके बारे में ये है कि इसके जो भी ये बहुत सारे कुछ चीज़ सिक्रीट करता है, बट मेजरली एक इसमें इन्वॉल्व होता है क्लॉटिंग। मैंने बताया ना, क्लॉटिंग ब्लड फ्लो को रोकता है, कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। तो मेजरली इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग में ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है ये। ओके, और इसका एक और पॉइंट क्या है कि अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, रिडक्शन हो गया, प्लेटलेट्स कम हो गया, तो इससे अपने को क्या हो सकता है? अपने को क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है अपने बॉडी में से। ओके, क्योंकि क्लॉटिंग अगर बराबर नहीं हुआ तो कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होगा इसकी वजह से। तो ये भी लिख सकती हूँ मैं, लिख देती हूँ मैं, रिडक्शन इन प्लेटलेट्स causes clotting disorders and hence excessive loss of blood from body. Okay, क्या? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ओके, आप लोग साथ में नोट्स बना रहे तो अच्छा है, बट अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो और एक फोल्डर बना के आप अगर रख रहे हो तो आपको बहुत यूजफुल होगा ये, बिकॉज मैं एकदम नोट्स जैसे ही आपको इसमें बना के दे रही हूँ ताकि आपको फायदा हो। ओके, तो मैंने क्या बताया, प्लेटलेट्स के बारे में इतना ही है। और हाँ, आरबीसी में मैं कुछ लिखना वहाँ पे भूल गई थी, मैं वो यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप का होता है। कैसा होता है? बाइकॉनकेव शेप का होता है, ये याद रखना। ओके, और न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, राइट। और वो भी बोन मैरो में बनता है। किस में बनता है? बोन मैरो में। इन अडल्ट्स में जो आरबीसी बनता है वो कहाँ पे बनता है? बोन मैरो में। ओके, ये दो बात बताना मैं भूल गई थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, वहाँ पे भूल गई थी। ओके, आरबीसी के बारे में, ये सारा प्लेटलेट्स के बारे में है। क्या बताया मैंने प्लेटलेट्स के बारे में? प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ये एक स्पेशल सेल से बनता है जिसको हम लोग मेगा कार्योसाइट्स बोलते हैं। ये भी बोन मैरो में बनता है। ओके, इसका नॉर्मल हेल्दी पर्सन में काउंटिंग कितना होना चाहिए? 1,50,000 से 3,50,000 के रेंज में होना चाहिए। और ये मेजरली किस में इन्वॉल्व है? क्लॉटिंग में, मतलब ब्लड को रोकने में। ओके, ब्लड फ्लो को रोकने में। तो अगर इसका रिडक्शन हो गया तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है। तो यहाँ पे अपना ब्लड एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड यहाँ पे खत्म हो गया। मीन्स ब्लड में क्या है, कितना है, ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, उसका यूजेस क्या है, कम हो गया तो क्या होगा। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लड ग्रुपिंग रख दूंगी, एक RH पॉजिटिव RH नेगेटिव क्या होता है वो, और ABO सिस्टम वाला जो ब्लड ग्रुप है वो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, हमको सपोर्ट करें, एंड बी सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू।